हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस करना स्टार्ट किया था। इसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी और आज हम उन टर्म्स को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लास्ट क्लास का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, जिसमें उन टर्म्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर रूप में आगे बढ़ सकें। तो गाइस, पहली टर्म हमने डिस्कस की थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब दो लोगों का आपसी लेन देन और उस लेन देन को एक मॉनिटरी वैल्यू मतलब उसे पैसे की टर्म्स में आंका जा सके, उसे हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन कहा गया था। उसके बाद दूसरी टर्म आई थी गुड्स। गुड्स मतलब फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, जिन्हें खरीदा और बेचा जा सके। इसके बाद हमने डिस्कस किया था परचेज। परचेज मतलब गुड्स को खरीदना, किस लिए? रीसेल करने के लिए या उनसे एक फाइनल गुड्स या फाइनल प्रोडक्ट या फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर हम उस मटेरियल को, उस गुड्स को पैसा देकर खरीद रहे हैं, उसे कैश परचेज कहा गया था। उसे अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो उसे क्रेडिट परचेज कहा गया था। कैश में कोई झगड़ा होता ही नहीं, सारा झगड़ा होता है क्रेडिट में। जिनसे हमने क्रेडिट खरीदा था उन्हें हमने जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट में खरीदा था उन्हें हम क्रेडिटर कहते हैं। और जिन क्रेडिटर्स को हमने रिटर्न में ये दे दिया था कि हम आपको एक निश्चित अमाउंट निश्चित समय पर पे करने वाले हैं, उन्हें हमने बिल्स पेबल कहा था। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को मिलाकर ट्रेड पेबल कहा था। इसके बाद हमने बात की थी सेल की, उन आइटम्स को बेचना जिन्हें हमने खरीदा था या प्रोड्यूस किया था। बात कैश सेल्स की थी। कैश में अगर मटेरियल बेच दिया तो कोई झगड़ा ही नहीं, माल दिया पैसा आ गया, कहानी खत्म। लेकिन झगड़ा कहाँ शुरू होता है? जब बात क्रेडिट सेल की आती है। क्रेडिट सेल मतलब उधार माल बेचना। जिन लोगों को हमने माल उधार बेचा था उन्हें हम डेटर कहेंगे। डेटर्स मतलब जिनको आज माल उधार दे दिया है, फ्यूचर में उनसे पैसा आना है। और यही डेटर्स अगर हमें रिटन में एक डॉक्यूमेंट लिख कर दे देते हैं कि वो हमें एक निश्चित समय पर निश्चित अमाउंट पे करने वाले हैं, उन्हें हमने बिल्स रिसीवेबल कहा था। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल को मिलाकर हम ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। इसके बाद हमने डिस्कस किया था स्टॉक, इन्वेंट्री। ये वो गुड्स हैं जिन्हें हम रीसेल के लिए या प्रोडक्शन के लिए रखते हैं। ये आइटम्स फिजिकल एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें टच किया जा सकता है। अगर इस स्टॉक को हम साल के शुरू में काउंट कर रहे हैं तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाया था, और साल के एंड में अगर हम हमारे गोडाउन में काउंट कर रहे हैं तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाया था। स्टॉक को, इन्वेंट्री को हमने टाइप्स के आधार पर भी तीन भागों में डिवाइड किया था। पहला था रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, दूसरा था WIP मतलब वो कच्चा माल जो फिनिश्ड गुड अभी बना नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल से हम आगे बढ़ चुके हैं, और तीसरा था फिनिश्ड गुड्स जिसका मतलब हम उससे फाइनल प्रोडक्ट बना चुके हैं। तो गाइस, ये थी आपकी पिछली क्लास। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, अकाउंटिंग टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट टर्म 6th, परचेज रिटर्न। जो मटेरियल हमने परचेज किया था, अगर उस मटेरियल में कोई डिफेक्ट है या हमने जो ऑर्डर किया था वो मटेरियल हमें नहीं मिला, या जितना हमने क्वांटिटी ऑर्डर किया था उससे हमें ज़्यादा दिया गया, तो इन सारे केसेस में, या केसेस और भी हो सकते हैं, अगर हम उस गुड्स को जिस सप्लायर से हमने परचेज किया था उसे वापस करते हैं तो ये कहलाता है परचेज रिटर्न मतलब माल की वापसी। इस परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि अब हम इसे रिटर्न तो कर रहे हैं लेकिन हमारे गोडाउन से या हमारी शॉप से भी बाहर जा रहा है, आउट जा रहा है। पहले हमने इसे परचेज किया था तब ये इन हुआ था, अब जब हम इसे वापस करने वाले हैं तो ये बाहर जा रहा है, इसलिए इसे रिटर्न आउटवर्ड भी कहेंगे। ये बात रही परचेज की। सेम अगर हमने कोई मटेरियल हमारे कस्टमर को सेल किया है और इन्हीं में से किसी कारण से माल की क्वालिटी का एप्रोप्रिएट नहीं होना, ज़्यादा माल पहुंच जाना उसके पास, या उसकी क्वालिटी का डिफेक्टिव होना, ये सारे रीजन उसे सेल रिटर्न करने के लिए, उसे माल वापसी करने के लिए बाध्य करते हैं। वो अगर हमें इस मटेरियल को, बेचे हुए माल को वापस कर रहा है, इसे सेल रिटर्न कहेंगे। दूसरी टर्म इसके लिए जो यूज करते हैं वह है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड क्यों कहा? क्योंकि हमने जो माल बेच दिया था अब वो हमारे पास वापस अंदर आ रहा है। हमारी शॉप से पहले बाहर गया था बेचते समय और अब वह हमें वापस किया जा रहा है। तो ये रिटर्न तो हम कर रहे हैं लेकिन ये इनवर्ड हो रहा है, अब शॉप के अंदर आ रहा है, इसलिए इसे रिटर्न इनवर्ड भी कहेंगे। गाइस, नेक्स्ट टर्म आती है हमारी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में फर्क है, डिफरेंस को हम आगे पढ़ेंगे।
फिलहाल हम फोकस करते हैं एक्सपेंडिचर पर। एक्सपेंडिचर मतलब पैसे का बिजनेस से बाहर जाना। अब बाहर किन किन रीजन से जाता है, आप ध्यान से अगर वीडियो में देखेंगे तो मैंने पैसे के बाहर जाने को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया हुआ है, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में ध्यान से देखेंगे तो सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये सारे रखे गए हैं। जबकि पार्ट बी में बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सारे रखे गए हैं। तो सर इनको दो अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई करने का क्या मतलब हुआ? तो गाइज अगर यहां आप सोचना चाह रहे हैं तो वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और ध्यान से सोचिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, लेट्स मूव अहेड। डिफरेंस क्या है आप बड़ी बारीकी से देखेंगे तो जो सेक्शन ए है, जो रीजन्स ए हैं, ए में क्लासिफाई किए गए हैं सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ये वो रीजन है, ये वो पैसे का बाहर जाना है जिनका बेनिफिट हमने उसी साल में कंज्यूम कर लिया है, उसी साल में ले लिया है। सर समझाइए जरा, तो ध्यान से सुनिए। आपके यहाँ एक एम्प्लॉय ने काम किया, लेट्स से उसने मई मंथ में, मई के महीने में काम किया, आपने उसको जून में सैलरी दे दी, मतलब पैसा तो बाहर गया, सैलरी तो गई, लेकिन आपने उसका बेनिफिट उसी साल में, उसी महीने में ले लिया। साल हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए करते हैं, 12 महीने के लिए करते हैं, इसलिए हम उस बेनिफिट को विद इन 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो सैलरी, रेंट, वेजेस, टेलीफोन बिल, ये सब वो बेनिफिट्स हैं जिनका आप उसी साल के अंदर यूज ले लेते हैं, बेनिफिट ले लेते हैं और उसी साल के अंदर पेमेंट भी कर देते हैं। बात पेमेंट करने तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बात रहेगी बेनिफिट लेने तक। तो क्या हमने उसका उसी साल में बेनिफिट ले लिया? तो हाँ सर, हमने अगर गोडाउन रेंट पर लिया तो अगले महीने हमने उसका रेंट पे करना है, तो इसका मतलब हम पिछले महीने उसका बेनिफिट ले चुके हैं। सेम वे टेलीफोन बिल, टेलीफोन का आप यूज कर चुके हैं, आपने उसका बिल पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर चुके हैं, उतने अमाउंट का बेनिफिट आप ले चुके हैं जितने का बिल आया है, अब आपने सिर्फ पे करना बाकी है। तो सर ये जो कैटेगरी बी थी जो आपने बताया, जिसमें कि बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब आ रहे थे, वो क्या है? तो गाइस ध्यान से समझिए, ये वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंडिचर्स हैं जिनमें पैसा तो बाहर जा रहा है, लेकिन इनका बेनिफिट इस साल में भी, करंट ईयर में भी और उसके बाद भी हम लेने वाले हैं। सर समझाइए जरा, तो ध्यान से सुनिए। आपने बिजनेस में एक मशीन खरीदी, मशीन आपने क्या सिर्फ उसी साल में बेनिफिट लेने के लिए खरीदी है? नहीं सर, इससे तो हम प्रोडक्शन करेंगे, कई सालों तक प्रोडक्शन करेंगे, बिल्कुल इसका बेनिफिट आप कई सालों तक लेने वाले हैं। आपने बिल्डिंग के लिए एक, आपने अपने बिजनेस के लिए एक बिल्डिंग खरीदी, एक शोरूम खरीदा, एक गोडाउन खरीदा, तो क्या उसका बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक लेने वाले हैं आप? नहीं सर, जब तक बिजनेस चलेगा तब तक हम उसका बेनिफिट लेंगे। इसका मतलब ये सब लॉन्ग टर्म के लिए आपने एक्सपेंडिचर किया गया है, जिसका बेनिफिट आप करंट ईयर में भी और उसके बाद भी लेते रहेंगे। इसी तरह से फर्नीचर, अगर आपकी किराना शॉप है, उसमें जो फर्नीचर सेट है, वो फर्नीचर क्या आप 1 साल में उसका बेनिफिट कंज्यूम करने वाले हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, उसका बेनिफिट भी हम लंबे समय तक लेने वाले हैं। तो गाइज ये कहलाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर बेनिफिट 1 साल के अंदर ले लिया गया तो वो कहलाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और अगर बेनिफिट लंबे समय तक 1 साल और उसके बाद भी लिया गया है तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आइटम्स इन्वॉल्व हुए, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, उन्हें असेट्स कहा गया। तो सर ये असेट्स क्या होता है? तो चलिए अगली टर्म हमारी असेट्स ही है, उसे डिस्कस करते हैं। अपने असेट्स वो आइटम्स हैं जिनका हम फ्यूचर में बेनिफिट लेने वाले हैं। सर ये तो आपने पिछली बार समझा दिया था, लेकिन अब उसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। डिवाइड कैसे किया गया है? अगर वो बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा लंबे समय तक लेने वाले हैं तो वो कहलाता है नॉन करंट असेट्स। असेट्स जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा समय तक लेने वाले हैं वो कहलाते हैं नॉन करंट असेट्स। इनका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म तक लेने वाले हैं। आपका सेम एग्जांपल्स रहेंगे, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, एटसेट्रा। असेट्स में भी हम एक कैटेगरी को डिस्कस करने वाले हैं, वो है फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में भी हम बात करेंगे टेंजिबल असेट्स की। ये वो असेट्स हैं जिन्हें छुआ जा सके, जैसे आपकी बिल्डिंग, आप उसे टच कर सकते हैं, फर्नीचर आप उसे टच कर सकते हैं,
मशीन आप उसे टच कर सकते हैं, ये सब फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स कहलाएंगी। कुछ असेट्स ऐसी होती हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जो भौतिक रूप से स्थायी नहीं होती। स्थायी होने का मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन वो होती हैं। जैसे किसी बिजनेस की गुडविल होना, गुडविल मतलब उसका नाम होना, ट्रेडमार्क होना, ब्रांड होना, पेटेंट्स होना, सॉरी यहाँ पेटेंट्स की जगह पेशेंट्स लिखा गया है, सॉरी इसे पेटेंट पढ़ें। मतलब जैसे अगर आप ध्यान करें तो जहां भी आप गूगल वर्ड देख लेंगे या एप्पल आधा कटा हुआ वो सेव देख लेंगे, एक बाइट कटा हुआ वो सेव देख लेंगे, तो आप तुरंत उसको ये मान लेते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर किसी मोबाइल पर एप्पल का लोगो छपा हुआ है तो आप मान लेंगे कि सर ये तो बहुत महंगा मोबाइल होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा। तो ये क्या है? ये उसका ब्रांड है, ये उसकी असेट्स है जिसका वो फ्यूचर में भी यूज कर रहा है। एप्पल कंपनी या गूगल कंपनी अपने लोगो का, अपने ब्रांड का इस तरह से यूज करती है जिससे वो फ्यूचर में उससे बेनिफिट्स ले सके। तो ये उनके लिए एक असेट्स है जिसका वो फ्यूचर में बेनिफिट ले रहे हैं। बेनिफिट किस तरह से ले रहे हैं? वो आपसे नॉर्मल प्रोडक्ट से ज्यादा प्राइस चार्ज करके उसका बेनिफिट ले रहे हैं, अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए उसका बेनिफिट ले रहे हैं। कैसे आगे हम बढ़ेंगे, जब हम बेनिफिट 1 साल से ज्यादा समय तक ले रहे हैं उसे हमने नॉन करंट असेट्स का। अगर वो बेनिफिट 1 साल के अंदर हम कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें करंट असेट्स कहेंगे। इसका मतलब ये वो आइटम्स हैं जिन्हें हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। सर जैसे एग्जांपल आपका स्टॉक, आपकी इन्वेंट्री, आपके पास जो कैश या बैंक में आपका बैलेंस है वो, या डेटर्स जिनसे आपने उधार लेनी है, जिनसे आपने पैसा लेना है, जिनको आपने पहले माल उधार में बेचा था, इनसे बेनिफिट मतलब कैश अब विद इन 1 साल में आपने लेना है। गाइस ये बात रही थी असेट्स की। आगे हम बात करेंगे लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, कर्ज। बिजनेस को चलाने के लिए एक ओनर अपने घर से पैसा लगाता है, लेकिन जब वो पैसा पूरा नहीं पड़ता है, उसे और पैसे की जरूरत पड़ती है, तो बाहर वाले लोगों से भी पैसा उधार लेता है। उधार किन किन से ले सकता है? वो बैंक से ले सकता है, जिन सप्लायर से माल खरीद रहा है उनसे माल उधार ले सकता है। तो ये सब पैसा जो उसने उधार लिया है वो उसे चुकाना होता है। ये सब कहलाता है लायबिलिटीज। अब अगर यही लायबिलिटी 1 साल के अंदर अंदर पे करनी हो तो ये करंट लायबिलिटी कहलाती है, और यही लायबिलिटी अगर 1 साल से ज़्यादा में पे करनी हो ये कहलाती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स आ जाते हैं, जिन्हें हमें बैंक से हमने ये कहकर लिया था कि हम आपको लंबे समय में 5 साल में 10 साल में चुकाएंगे। करंट लायबिलिटीज जिन्हें हमें विद इन 1 ईयर पे ऑफ करना है, ये कहलाती है करंट लायबिलिटीज। इसे आउटसाइडर्स क्लेम भी कहा गया है, क्योंकि ये पैसा जो लायबिलिटी है ये बाहर वाले लोगों का है, इसलिए इसे आउटसाइडर क्लेम भी कहा गया है। इस पैसे को हमें बाहर वालों को चुकाना है, ये उनका क्लेम है, उनकी देनदारी है। गाइस अगली टर्म आती है हमारी कैपिटल। सर ये कैपिटल सुना हुआ तो शब्द है, लेकिन क्या ये राजस्थान की कैपिटल जयपुर या इंडिया की कैपिटल दिल्ली से रिलेटेड है? नहीं गाइस, वो भी कैपिटल है। यहाँ कैपिटल का मतलब है पूंजी या लागत। बिजनेस में जो भी पैसा आप अपने घर से लाकर लगा रहे हैं, बिजनेस पहले दिन स्टार्ट करते हैं, बिजनेस पैसों से ही स्टार्ट होता है, तो बिजनेस में पहले दिन जो आप लागत लाके, पूंजी लाके घर से बिजनेस में जो अगर कोई सामान भी लाकर लगा रहे हैं, कोई असेट्स, लेट से अगर आप अपने घर से फर्नीचर उठाकर लाए और आपने वो बिजनेस में रख दिया, अब आप उसका यूज बिजनेस में करने वाले हैं, वो भी कैपिटल कहलाएगा। ये ओनर्स क्लेम होता है, ये वो पैसा है जिस पर ओनर का अधिकार है बिजनेस में, इसे कैपिटल कहेंगे। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकता है और असेट्स जैसे मैंने आपको बताया उस फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सर क्या है? वो ड्राइंग है चित्रकारी वाली? बिल्कुल नहीं, वो ड्राइंग होती है, और उस ड्राइंग में अगर हम एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है ड्राइंग्स। इसे कभी भी ड्राइंग मत कहिएगा, ये ड्राइंग्स ही होता है, ये हमेशा प्लूरल ही होता है, ड्राइंग्स। ठीक है, इसका मतलब घर खर्च के लिए, पर्सनल खर्चों के लिए अगर ओनर, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है या सामान निकाल रहा है,
कंडीशन याद रखिएगा पर्सनल यूज, और दूसरी कंडीशन याद रखिएगा विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स फ्रॉम बिजनेस। पर्सनल यूज एंड विड्रॉल, ये दो कंडीशंस अगर हो रही हैं तो ये कहलाता है ड्राइंग्स। आपके पापा से आप कहते हैं कि पापा कल मुझे XYZ कोई सामान चाहिए, मुझे कोई मोबाइल खरीदना है, तो आपके पापा अगर शॉप से लेट से 20,000 रुपये निकाल कर ला रहे हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग्स। उन्होंने पर्सनल यूज के लिए वो पैसा निकाला। ये ड्राइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करती हैं, कैपिटल को घटाती हैं, क्योंकि एक दिन आप वो पैसा बिजनेस में लगाने के लिए ले गए थे, आज उस पैसे में से ही आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल लागत है और ड्राइंग्स उस लागत को घटाती है। कहीं हमारी नेक्स्ट टर्म आती है रिसीट्स। रिसीट्स मतलब पैसे का बिजनेस में आना। अब पैसा बिजनेस में किन किन तरीकों से आता है? तो पैसा बिजनेस में आता है माल बेचकर या सर्विसेज बेचकर, वो कहलाता है रेवेन्यू रिसीट। और अगर रेवेन्यू रिसीट के अलावा किसी भी तरीके से पैसा बिजनेस में आता है वो कहलाता है कैपिटल रिसीट। कहाँ कहाँ से आ सकता है माल बेचने और सर्विस देने के अलावा पैसा? तो अगर आपके बिजनेस में कोई असेट्स है, आपने उसे सेल किया है, असेट सेल की, पैसा आया, कैपिटल रिसीट। आपने बैंक से कर्ज लिया तो बिजनेस में पैसा आया, लेकिन ये माल बेचकर तो नहीं आया, किसी को सर्विस प्रोवाइड करके तो नहीं आया, इसलिए ये भी कैपिटल रिसीट कहलाता है। ओके गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी टर्म्स आगे कंटिन्यू रहेंगी। ओके, थैंक यू।